नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें असरदार। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज सबसे पहले खबर उस हादसे की जो हादसा नहीं बल्कि हत्या है। वो हादसा जिसने फिर से ये बता दिया कि सरकारी क्यू व्यवस्था के कातिल हाथ आम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश की है, आपने शायद सुनी भी होगी, जहां कल शाम जबलपुर के बरगी डैम में पर्यटन विभाग का एक क्रूज तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं। 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 6 लोग अब भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 पर्यटक सवार थे। प्रशासन शोक व्यक्त कर रहा है। सरकार कह रही है कि जांच करा लेंगे, लेकिन हर बार यही किया जाता है पर निकलता कुछ नहीं है। यही जबलपुर में भी हुआ है। मौसम खराब होने का येलो अलर्ट था, सब सोते रहे। पर्यटन विभाग ने अनसुना कर दिया अलर्ट। बेसिक सी बात यही है कि लाइफ जैकेट हर पर्यटक को क्रूज पर चढ़ने से पहले पहना दी जाती है। दावा यह है कि सबको जैकेट तक नहीं दी गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ जैकेट पॉलिथीन के अंदर पैक्ड दिखाई दे रही है। नर्मदा में एक क्रूज की जल समाधि। उफान में घिरा क्रूज जलमग्न हो गया। सैर सपाटे के क्रूज से ट्रेजेडी हो गई। एक झटके में कई परिवार उजड़ गए। खेल खेल में खतरनाक हादसा हो गया। जब आंखों के सामने मौत जिंदगी दबोच रही हो और आप सिवाय बेबसी के इसे देखते रहने के बजाय कुछ ना कर पा रहे हो, तो उस वक्त की पीड़ा का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस क्रूज के साथ एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ। उफान मारती नर्मदा नदी में यात्रियों से भरा ये क्रूज डूब रहा है और कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे नर्मदा की लहरें इस क्रूज को अपने आगोश में लेने लगती हैं। तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन ये साफ पता चलता है कि कैसे डूबते क्रूज को बचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। देखते ही देखते ये क्रूज पूरी तरीके से नर्मदा में डूब जाता है। ये दरअसल एक बड़ा वीरान सा इलाका है। आसपास ये जो इलाका है ये पूरा जल भरण वाला इलाका है। यहाँ पे पानी भर जाता है हर बार, क्योंकि ये बैक वाटर है। वो सामने अगर आप देखेंगे वो बरगी डैम है। अगर कैमरामैन चाहे तो आपको जूम करके दिखाएंगे, वो बरगी डैम है और ये एक अथाह जलराशि है और बिल्कुल वीरान है। जबलपुर से करीब करीब 35 किलोमीटर दूर ये इलाका है। आसपास कोई बसाहट नहीं है और इसीलिए जब यहाँ पे ये हादसा हुआ, क्योंकि ये जो नाव है, ये नाव करीबन यहाँ से 500 मीटर दूर से उसने अपना सफर उसने शुरू किया था और वहां से ये नाव निकल के आई थी। और जब वो यहाँ पहुंची तब तक तो पानी शांत था, लेकिन जैसे ही नाव यहाँ से वापस अपने सफर की ओर घूमी, वापसी सफर की ओर, उसी दौरान यहाँ पे जो है तूफानी हवाएं चलने लगी और ये नाव पलट गई। आपको बता दें कि ये क्रूज मध्य प्रदेश टूरिज्म का है। इस पर सवार होकर सैलानी आनंद लेने निकले थे। क्रूज जब नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम पर पहुंचा तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि क्रूज हिचकोले खाने लगा और फिर ये भयानक तस्वीर सामने आई, जिसमें क्रूज डूबता हुआ नजर आ रहा है। क्रूज डूबने की खबर जैसे ही मिली, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। बरगी डैम जो है, यहाँ अपना एक क्रूज चलता है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए चलता है। इसमें जो एक क्रूज जो है हमारी, वन ऑफ द क्रूज, वो आज कैप्साइज हुई है। उसमें 29 लोग जो सवार थे, उसमें से 15 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है।
सुबह होते होते यूं तो मध्य प्रदेश सरकार की पूरी मशीनरी वहां मौजूद थी। पर्यटक मंत्री मौके पर मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब तक जो जान माल का नुकसान होना था वो हो चुका था। आप देखिए, ये लाइफ जैकेट्स पेटी पैक है और पन्नियों में पैक है। अब आप सोचिए, जिस लाइफ जैकेट्स को इन पर्यटकों को पहनना था, वो लाइफ जैकेट्स इस तरीके से पैक पड़ी हुई थी। और जाहिर सी बात है, इतना समय उन पर्यटकों को मिला ही नहीं कि वो इस पैकेट को खोल करके फिर इसके अंदर से लाइफ जैकेट निकालते और पहनते, क्योंकि जब तक वो ये कर रहे थे, इतनी देर में ये पूरी की पूरी नाव जो है वो नर्मदा नदी के इस गहरे पानी में समा गई। तो लापरवाहियों की पूरी श्रृंखला है, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश में हुआ। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश पाल, जब भी आप इस तरह के हादसे कवर करते हैं, मंत्रियों से सवाल करते हैं, रटा रटाया सा जवाब मिलता है कि जांच चल रही है, लेकिन जांच के बाद आखिरकार उस पर एक्शन किस तरीके से लिया जाता है ताकि इस तरह का हादसा रिपीट ना हो? अगर ये सरकारी क्रूज भी थे तो क्या इनके लिए नियम कायदे अलग थे? देखिए, यही सबसे गंभीर बात है नेहा, जो आपने जिक्र किया। जांच चल रही है। छिंदवाड़ा में बच्चे कफ सिरप पी के मर जाते हैं, जांच चल रही है। भागीरथपुरा में पानी पी के लोग मर जाते हैं, जांच चल रही है। और अब ये हादसा, ये कोई प्राइवेट क्रूज बोट नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश पर्यटन का क्रूज बोट है। और ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि ये अकेला इलाका नहीं है नेहा, जहां पे एमपी टूरिज्म जो है वो अपने क्रूज को संचालित कर रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसी 5 करीब जगह होंगी और इसी तरीके की बड़ी जलराशि है। भले ही वो ओंकारेश्वर डैम के पीछे सैलानी रिजॉर्ट हो, या अगर हम बात करें मढ़ई, जो तवा डैम के बैकवाटर में बना हुआ मढ़ई रिजॉर्ट है, वहाँ पे क्रूज चलता है। गांधी सागर में, जो कि गांधी सागर डैम के पीछे का बैकवाटर है मंदसौर जिले में, वहाँ क्रूज बोट चलता है। ये तमाम क्रूज एमपी टूरिज्म के हैं और बड़े जोर शोर से इनका प्रचार किया जाता है। लेकिन हालात देखिए आप, ये वो बोट है जो क्रूज बोट यहाँ एमपी टूरिज्म चला रहा था। जानबूझ करके इस बोट को पानी में उतारा गया, जबकि 12:30 बजे कल दोपहर में मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है कि तूफानी हवाएं चल सकती है। येलो अलर्ट है आपके जबलपुर के लिए, आसपास के सभी इलाकों के लिए। और देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वही हुआ। 12:30 बजे अलर्ट जारी होता है, 5:15 बजे के लगभग तूफानी हवाएं चलनी शुरू होती है और 5:30 बजे ये नाव जो है वो अपने गंतव्य से करीब 500 मीटर दूर गहरे पानी में समा जाती है। और डर देखिए आप, ये नाव अब पूरी निकल चुकी है, लेकिन अब जो 6 लोग लापता हैं वो इस नाव के भीतर नहीं हैं। जो अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वो इसके भीतर होंगे, लेकिन अब देखिए, ये इतनी बड़ी जलराशि में उन 6 लोगों को अब ढूंढने का काम शुरू हो गया है। ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं आपको दिख जाएंगी। अभी तक जो नाव के साथ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, अब वो टीमें आगे जो बड़ी जलराशि है इस बांध की, कई सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जो पानी है, अब उस गहरे पानी में, जहां पे कई जगहों पर पानी की गहराई 100 फीट से भी ज्यादा है, अब वहां पे उन 6 लोगों को ढूंढने का काम चल रहा है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि नाव में जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कुछ शव फंसे हो सकते हैं, वो नाव में तो नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं जलराशि में भीतर गहराई में समा चुके हैं। तो ये तमाम तरीके की चीजें अब सामने आ रही है, लापरवाही भी सामने आई है। अब जांच की बात भले ही हो रही हो, लेकिन लोगों पे जो बीती है, और ये तमाम वो लोग हैं, देखिए, जो मध्य प्रदेश जो कि अपने टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, ये जो मरने वाले लोग हैं ये मध्य प्रदेश के नहीं है। इनमें से ज्यादातर लोग, कोई दिल्ली का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कहीं और का है, वो लोग यहाँ पे मारे गए हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश जो अपने टूरिज्म को लेकर के इतना प्रमोशन करता है, मध्य प्रदेश टूरिज्म जो एक बड़ा गर्व डेंट, से एक कहता बड़ी है चोट यहाँ पर एमपी टूरिज्म की लापरवाही की ओर भी इशारा करती है और आने वाले वक्त में लोगों को आगाह भी करती है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, इनमें एक बच्चा और 8 महिलाएं शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा होगा कि क्रूज पर घूमकर यादों को सहेजेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, जिंदगी भर इस सफर को याद रखेंगे, लेकिन लापरवाही की इंतहा देखिए, इनकी जिंदगी की लीला यहीं समाप्त हो गई। यह हादसा कैसे हुआ, इस पर हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने ऐसे एक क्रूज से समझा और जाना कि कल ये क्रूज कैसे डूबा। आज तक आपको दिखाएगा कि जिस बोट में क्रूज में डूब करके लोग मरे हैं, दरअसल वजह क्या रही थी। आज तक ने पता किया है कि जो ज्यादातर शव निकल रहे हैं उस क्रूज बोट से, वो इस हिस्से से निकल रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये बंद रहता है, ये कैबिन है पूरा, और ज्यादातर लोग जो है डर के मारे, कल जब तेज हवाएं चली थी तो इस वाले हिस्से से, ये जो ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हैं, वो यहां से निकल करके भागते हुए यहां पे आए, क्योंकि इसके अंदर लाइफ जैकेट्स
मौजूद थी और सभी लोग भाग करके नीचे इस कैबिन में जब आए, ये एयर कंडीशनर का कैबिन होता है, पूरा एसी होता है, ये पूरा वातानुकूलित होता है, पैक होता है। सामने की तरफ आप देखें, वो ऊपर का जो हिस्सा है हम आपको दिखाते हैं, ये वो हिस्सा है जहां पे जो बोट चलाने वाला शख्स है वो यहां बैठता है ऊपर और यहीं से वो पूरी नजर रखता है। तो कल जब नाव डूबी तो इससे फायदा मिला ऊंचाई का, और क्योंकि लाइफ जैकेट भी पहनी हुई थी तो आसानी से बोट चालक जो है वो निकल गया, क्रूज बोट चालक। लेकिन अब आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएगा उस क्रूज बोट के अंदर की, और आप उसे देख के अंदाजा लगाइए कि जो लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट्स लेने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, कैसे ये कैबिन उनकी जान के लिए एक जानलेवा पिंजरा साबित हुआ। ये कैबिन है, ये हूबहू वैसी ही क्रूज बोट है जो बरगी में डूबी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे कल। आप ये समझिए कि ये वैसी ही क्रूज बोट है, इसी में सब लोग कल भाग करके आए। कई लोग पहले से मौजूद थे क्योंकि गर्मी बाहर काफी ज्यादा थी, इसलिए एसी के लिए वो लोग यहाँ पे आए ठंडक के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई आप देख रहे हैं, उसमें भी लाइफ जैकेट्स ऐसी ही रखी हुई थी, और इसीलिए जब क्रूज बोट तेज हवाओं में, लहरों में हिलना डुलना शुरू हुई और लोग जो है जैकेट लेने के लिए आए, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पानी का दबाव था वो इतना ज्यादा हो गया था लहरों की वजह से कि ये जो कांच हैं ये सारे कांच टूटे, और उसके बाद इन कांच के भीतर से होता हुआ पानी जो है वो इस जगह में भरना शुरू हुआ, और इसीलिए क्रूज बोट जो है वो पूरी तरीके से महज कुछ मिनटों के भीतर ही, यानी किसी को बचने तक का मौका नहीं मिला, क्रूज बोट डूब गई। जो लोग ऊपर की तरफ थे वो निकल के आसानी से, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट भी पहन ली थी, वो तैर के या फिर लोगों ने बचा लिया। कुछ लोग ऐसे थे जो इस क्रूज बोट के सोफे में जब यहाँ पानी भरा इस हिस्से में, तो सोफे बाहर की तरफ निकलना शुरू हुए, और वही सोफे जो है फिर उसमें भी लोग पकड़ के जाते रहे। जबलपुर हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, कई सवालों का तूफान लेकर आया है। मौसम खराब था, चेतावनी जारी की गई थी, फिर भी क्रूज को रवाना करने की मंजूरी कैसे मिल गई? क्या सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? हादसे के वक्त न लाइफ जैकेट, न तुरंत कार्रवाई, आखिर इंतजार किस बात का था? और जब जान पर बनाई तब भी राहत और बचाव में लंबा वक्त लग जाए। सुरक्षा एजेंसियां पानी से शवों को निकाल रही हैं। जैसे ही कोई टीम किनारे आती है, उनके परिजन शवों को देखकर बदहवास होने लगते हैं। इस हादसे की तस्वीरें इतनी विभत्स और दर्दनाक हैं कि इन्हें हम आपको सीधे सीधे दिखा भी नहीं सकते। एक मां ने अपने बच्चे को लाइफ जैकेट में कसकर बांध लिया, ये सोचकर कि शायद वो अपने साथ अपने 4 साल के बेटे की भी जिंदगी बचा लेगी। लेकिन अफसोस, एक भी जिंदगी नहीं बची। जब मां बेटे का शव पानी से बाहर लाया गया तो जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी फपक फपक कर रो पड़े। मंत्री राकेश सिंह है, तकरीबन 10 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन पे निगरानी रखे थे, लेकिन ये जो तस्वीर आई इसने यहाँ मौजूद हर शख्स को गमगीन कर दिया है। आपको बताएं, मंत्री राकेश सिंह भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं। और एक शव अभी बरामद हुआ है एक महिला का। उस महिला ने अपने 4 साल के बेटे को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था इस उम्मीद में कि माँ ने लाइफ जैकेट पहनी है तो शायद बेटा भी उस लाइफ जैकेट के साथ सहारे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब इस बदकिस्मत पिता की आप बेटी सुनिए, जिनकी पत्नी और जिनका बेटा इस हादसे में लापता है और अभी तक दोनों में से किसी का सुराग नहीं मिल पाया। कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइफ जैकेट भी हम खुद ला के पहने, अपने आप सबको बांटी। कितना टाइम मिल पाया पहनने का जैकेट? जैकेट पहनते ही वो हादसा हो गया सर, बस 2-3 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था मैं जैकेट सबको। आप ही नहीं? हाँ, हम 3 लोग थे, एक नीचे से ला के दे रहे थे और एक मुझे पकड़ा रहे थे, मैं सबको दे रहा था। क्रू के लोगों ने कोई मदद नहीं की?
दो ही लोग थे, एक चलाने वाला था, एक उसका असिस्टेंट था। वो नीचे ही नहीं आए, वो तो क्रूज संभालने में लगे थे। सवाल है कि क्या यह महज हादसा था जिसे हादसा समझकर और नियति मानकर भुला दिया जाए, या ये लापरवाही का मामला है जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल है कि जब मौसम खराब था तो क्रूज को पानी में उतरने की इजाजत क्यों दी गई? मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, तो फिर उस अलर्ट को नजरअंदाज क्यों किया गया? यात्रियों को पहले से लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई? हादसे का इंतजार क्यों? जब वोट में पानी भरने लगा तब भी सबको लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाया गया? क्या वोट पर जरूरत से कम स्टाफ तैनात थे जिसका क्राइसिस मैनेजमेंट पर असर पड़ा? क्या मध्य प्रदेश सरकार के पास रेस्क्यू के पूरे संसाधन मौजूद नहीं थे? रेस्क्यू में किस घंटे से ज्यादा का वक्त लग चुका है और अभी तक ये पूरा क्यों नहीं हो पाया? अब मध्य प्रदेश सरकार जांच की बात कह रही है। फिलहाल क्रूज सेवा को रोकने का आदेश दिया गया है। इस घटना के जांच के आदेश मैंने विभाग को दिए हुए हैं। अगर लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई है तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हम काम करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि जो लोग काल कलवित हुए हैं या जो लोग मिसिंग हैं उनका रेस्क्यू कर लिया जाए। अब आप चाहे जितनी सख्ती कर लें, जो जिंदगी चली गई वो वापस नहीं लौटने वाली है मंत्री जी। रवीशपाल सिंह, जबलपुर, आज तक। जो बचे हुए यात्री हैं वो बताते हैं कि पहले लाइफ जैकेट नहीं दी गई। जब क्रूज डूबने लगा तब जैकेट कुछ लोगों ने खोज कर निकाली और पहन ली। वहीं अब सुनिए इस हादसे पर पर्यटन मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। कहा तो ये जा रहा था मंत्री जी की ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। आपने भी वो तमाम तस्वीरें देखी, फिर ये क्या हो गया? अब ये तो जांच का विषय है कि किस कारण से ये डूबा है, क्योंकि ये कैटामैरॉन टेक्नोलॉजी पर ये बना हुआ है। तो ये ऐसा क्रूज है जिसके डूबने की संभावना नगण्य है। अब किस कारण से डूबा है, कुछ जो उसमें अंदर थे वो कहते वो। और भी कई ऐसे क्रूज तो चल ही रहे मध्य प्रदेश में। भोपाल में चल रहा है, हमने देखा ओमकारेश्वर में भी चल रहा है, कई और दूसरी जलराशियों में भी चल रहा है, हनुमंतिया टापू पे चल रहा है। तो क्या अब उस सरकार उनको रोकेगी? यहाँ पे भी एक और ऐसा ही क्रूज है, तो अभी सरकार रोकेगी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है जांच की, या फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? निश्चित रूप से क्योंकि पर्यटन मंत्री है, आप ही के विभाग मैंने अपने विभाग में निर्देश दिए हैं कि जितने क्रूज चल रहे हैं उनकी जांच की जाए, वो सेफ्टी की दृष्टि से ठीक है कि नहीं है, उसके बाद ही चलाए जाए। अभी फिलहाल जिम्मेदार कौन है, लापरवाही क्यों हुई, सवाल आज तक ने मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से भी पूछा। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। लापरवाही तय होगी, इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी कि तूफान का अंदेशा था, अलर्ट था, येलो अलर्ट था। आपने भी तस्वीरें देखी, अलर्ट की कॉपी भी देखी, इसके बावजूद क्रूज उतारा गया। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि एक बार रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक जांच होगी और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि हमारी प्राथमिकता अभी रेस्क्यू की है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि संसाधनों की कमी भी मानी जा रही है कि जो रात से एनडीआरएफ एसडीआरएफ थी वो तो निकाल ही नहीं पाई, जब सुबह सेना आई तब जाके शव निकलना है। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में बहुत एक्सपर्टीज़ वाली टीमों की ही आवश्यकता होती है, और उसमें जो आर्मी की टीम आई है, आपने देखा कि उन्होंने कम समय में ही शव कुछ निकाले, लेकिन उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल है। गलती किसी की भी हो, लापरवाही कोई भी करे, लेकिन जान जो गई है वो वापस नहीं आएगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज